রেকর্ডিং মেসেজ পেয়েছে সবাই? আমি अच्छा, आज क्या होगा सर? आज हम लोग धीरे धीरे ना अभी स्टॉक मार्केट का बेसिक्स आइडिया तो हो गया, लाइक आईपीओ, स्पेशली आईपीओ टाइप का जो भी चीजें था, रेगुलेशंस रिलेटेड जो भी मैटर था, मैंने ये सब कर दिया। अब धीरे धीरे टेक्निकल मैटर पे आना पड़ेगा, ठीक है? यानी टेक्निकल एनालिसिस पे आना तो होगा सर, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स, चार्ट, इंडेक्स, ओके, इसके बारे में थोड़ा बात करें, क्योंकि जब तक चार्ट इंडेक्स के बारे में एक बेसिक्स आइडिया नहीं हो जाता है तो टेक्निकल एनालिसिस पूरा आना चाहिए, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। इतना देर से क्या हो रहा था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है, मैंने दुर्गा पूजा से पहले हम लोगों ने क्या किया? दुर्गा पूजा से पहले हम लोगों ने ये किया कि स्टॉक मार्केट में आना क्यों है, क्यों अपना खुद का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, दोनों बोला। फिर हम लोग ये बात की कि कौन मार्केट को हैंडल करता है, रेगुलेशन कौन चलाते हैं, मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इस तरह का बात हुई। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज जो था और बहुत वाइटल था कि मार्केट में 5,000 7,000 कंपनी लिस्टेड है, और भी कंपनी आगे आगे लिस्टेड होने वाला है, प्रोसेस चलता जाएगा, जिसको हम लोग आईपीओ के नाम से जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कंपनी एक प्राइवेट लेवल से पब्लिक लेवल में आता क्यों है, और आने के पीछे का कारण क्या है, और आने का प्रोसेस क्या है, समझ रहे? क्या पीयूष यही सब तो हुआ है? तो पॉइंट इज दैट सर, आज फिर क्या कराना है सर? आज और आईपीओ में बात नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने मोस्ट प्रोबेबली दुर्गा पूजा के पहले का जो क्लास था उसमें स्टॉक एक बार आपके पास आ जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने शायद बात किया था। मैंने मैं एक बार देखता हूँ सर, कौन सा पॉइंट था। आईपीओ में जब आ गया, मार्केट में लिस्टेड हो गया, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट माने आईपीओ में आने के पहले का जितना सिचुएशन है उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और जैसे ही मार्केट में वो लिस्टेड हो गया वो सेकेंडरी मार्केट हो गया। अब सेकेंडरी मार्केट में माने ये ओपन मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट इज बेसिकली ओपन मार्केट, और ओपन मार्केट में कोई भी स्टॉक में कभी भी कितना भी पोजीशन ले सकता है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी कंपनी पे 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग चला जाता है तो उस पर्टिकुलर बिजनेस पे कंट्रोलिंग आ जाता है। तो भले ही ये ओपन मार्केट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कितना भी शेयर खरीद ले, इतना मौका तो प्रमोटर आपको देगा नहीं। इसीलिए जब भी मार्केट में देखना, वो क्या बोलते हैं उसको, बाईबैक वगैरह ऑफर करता है ना, तो कंपनी को अगर कभी भी लगता है कि मेरा कंट्रोल या प्रोमोटिंग का कंट्रोल थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है, तो वो अपना डाइल्यूशन को क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और स्प्रेड नहीं होने देना चाहता, तो बाईबैक करके शेयर को वापस ले लेता है। ऐसा और भी रीजन है, बट ये वन ऑफ दी बिग रीजन है। लेकिन सर आज मैं आपके साथ अब डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करना चालू करूंगा, क्योंकि ये टेक्निकल का पार्ट है, ठीक है? बेसिक्स टेक्निकल जानने के पहले इतना जानना जरूरी है। जैसे मैंने शायद ये बोला था कि व्हाट मूव्स द स्टॉक, स्टॉक में मूवमेंट क्यों होता है, बोला था ना सर? हाँ, स्टॉक में मूवमेंट क्यों होता है? जैसे यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मैनेजमेंट चेंज के बारे में बात है। जैसे मानो कि आज कंपनी में कोई सीईओ है, ठीक है, 1 साल 2 साल बाद सीईओ चेंज हो रहा है, ठीक है? तो मानो 2 साल पहले कोई था, आज कोई चेंज हो रहा है, तो सीईओ चेंज हो जाएगा, मैंने कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो कंपनी का मेन कंट्रोलर है, इसके चेंज होने के ऊपर डिपेंड करके स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट आता है, डेली ट्रेडिंग में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट है सर, एनुअल रिपोर्ट आता है, बीच बीच में इंटरनल जनरल मीटिंग होता है ना, क्वार्टरली रिपोर्ट होता है, वो सभी चीजें इंपैक्ट करता है स्टॉक को मूव कराना। और इसी बीच में ये जो स्टॉक का मूवमेंट का अलग अलग रीजंस है, इस रीजंस के बीच में आपको भी बीच में से फायदा हो जाता है ना। जैसे आप यहाँ पर देखा था मोस्ट प्रोबेबली कि सुबह 10 बजे जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, पुराना डेटा है बट इतना भी पुराना नहीं है तो, हाँ स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे स्क्रीन शेयर नहीं है, पीयूष भी कुछ नहीं बोला।
भाई आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है सब? आई वाला ऐसा ऐसा दिखाया अच्छा है। सॉरी सर, मैं बिना शेयर करके ही बके जा रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो सर कि सिंपल मैंने मार्केट पे स्टॉक का मूवमेंट अलग अलग रीजन से होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वही मैं थोड़ा सा रिपीट किया कि फॉर एग्जांपल सीईओ चेंज होना, ठीक है, या फिर पुराना सीईओ को चेंज करके नया सीईओ लाना, या फिर कंपनी का बजट रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आना। जैसे रिसेंटली मोस्ट प्रोबेबली कुछ कंपनीज जैसे हैवेल्स वगैरह का एनुअल क्वार्टर रिपोर्ट आया था ना, हाँ, उसमें रिजल्ट्स उतना अच्छा नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कमी हुआ, इसलिए स्टॉक गिरा भी है ना। और उसके बाद वापस इतना भी खराब भी नहीं है, नॉट वेरी बैड आल्सो, बट एक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था, तो मार्केट में थोड़ा सा शेयर में डाउनफॉल देखने को मिला। तो ऐसे हजारों रीजंस होते हैं जो मार्केट में स्टॉक को फ्लक्चुएट कराता है। तो हम लोगों ने ये चीज देख रहा था कि सुबह 10 बजे से लेके 10-5 मिनट के बीच में कोई एक स्टॉक 10 बजे 3,000 के दाम पे चल रहा था, और जब 10 बजकर 5 मिनट हुआ तो 3,016 में चला गया। तो ये 3,000 से 3,016 ये जो फ्लक्चुएशन हम लोगों को देखने को मिला, इसी के बीच में पोजीशन लेकर ट्रेडिंग हो सकता है ना सर। तो ऐसा और भी रीजन है, बट ये एक छोटा सा रीजन था जो मैंने लास्ट दिन डिस्कस करने का कोशिश किया था आप लोगों के साथ। सर फ्रेश टॉपिक क्या हो? चलो मैं वही फ्रेश टॉपिक के खोज में मैं भी हूँ। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिसपे कुछ न्यूज रहता है ना। जैसे अभी आपको मैं बोला कि इन्फोसिस का एग्जांपल था कि इन्फोसिस में सीईओ चेंज होने वाला था, तो उसके बीच में बारे में न्यूज था कि कंपनी का कुछ होने वाला है, सीईओ चेंज होने वाला है, ठीक है, या क्वार्टर रिजल्ट्स में कुछ एक्सपेक्टेशंस है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। जब तक पब्लिश नहीं हो जाता पब्लिक को तो पता नहीं चलेगा। क्वार्टर रिजल्ट्स मैंने कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो जब तक पब्लिश नहीं हो जाता तो पब्लिक को तो पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर कंपनी का बिजनेस भी ना खुले आंखों से बिजनेस को देखना इतना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके भी आप देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, इन्फोसिस का नहीं, बट मैं आपको एक कंपनी के बारे में बता सकता हूँ, जैसे आइचन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, बाकी देखो सबका अपना अपना एक यूज हो सकता है। आइचर मोटर जो रॉयल एनफील्ड बनाता है, रॉयल एनफील्ड का 10 साल पहले मार्केट में क्या सिनारियो, और 10 इयर्स लेटर, यानी अगर मैं 2010-11 के आसपास का बात करूं, उस टाइम पे रॉयल एनफील्ड कितना दिखता था? आई थिंक एक टाउनशिप में या एक लोकेलिटी में शायद एक ही रॉयल एनफील्ड दिखता था। लेकिन आज एक लोकेलिटी में कितना रॉयल एनफील्ड दिखता है? आई थिंक हर दो घर छोड़ छोड़ के एक रॉयल एनफील्ड मिलता है ना। तो 2010 से 15 के बीच में ये जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पे, ये एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन पे हम देख पा रहे कि एक बाइक लगातार एक इसके घर में, उसके घर में, उसके घर में, तो कुछ तो हो रहा है कंपनी के। तो ऐसे सिनारियों में एक प्रूडेंट ट्रेडर, मैंने जो अपने मार्केट में हमेशा रहना चाहता है, उसको ऑब्जर्वेशन पावर से देखेगा कि क्यों अचानक से इसका इस कंपनी की कौन सा कंपनी है, कौन बनाता है ये। मैंने एक नॉर्मल सपोज आपको पता नहीं है रॉयल एनफील्ड कौन बनाता है, लेकिन आप अपने ऑब्जर्वेशन से ये देख रहे हो कि कोई कंपनी तो होगा। चलो देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में है कि नहीं। अच्छा, अगर स्टॉक मार्केट में है तो फिर करंट बैलेंस शीट थोड़ा खुल के देखते हैं, क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, हो सके तो 2 साल 3 साल पुराना रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, आपका एक ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा, और उसके ऊपर बेस करके आप ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं, ये तो जस्ट मैं एक चीज बताया, लेकिन आप उसका ग्रोथ भी देख सकते हो। रॉयल एनफील्ड जब आया था, रॉयल एनफील्ड 2010 के बीच से 15 के बीच में रॉयल एनफील्ड का सिचुएशन देखो। मैं जस्ट आइचर मोटर में जस्ट टाइप कर रहा हूँ, देखो अभी तो उतना नहीं है, अभी रॉयल एनफील्ड का काफी सारा कॉम्पिटिटर आ गया है, अभी नॉर्मल ग्रोथ में है, ठीक है, मतलब बहुत हाई ग्रोथ में नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ। जस्ट लुक एट दी 5 ईयर सिनेरियो। थोड़ा ज्यादा करता हूँ, 2014 के बाद से देखिए आप, जब से सोसाइटी में रॉयल एनफील्ड का दिखना ज्यादा चालू हुआ, तब से आप शेयर का ग्रोथ देखिए। और 2010 से लेके 12-13 तक का सिनेरियो देखिए, और उससे पहले का सिनेरियो देखिए, स्टॉक पूरा एकदम थमा हुआ था, पूरा स्टॉक थमा हुआ है, मैंने कुछ मूवमेंट नहीं है। 2010 11 12 13 तक कुछ नहीं है। 13 ऑनवर्ड्स मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इसका मूवमेंट देखने मिला। अब ये चीज मैं क्यों बोला रॉयल एनफील्ड के बारे में, क्योंकि आप लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलर थिंग आप किसी भी स्टॉक के ऊपर लगा सकते हो, अगर वो समझ में आए तो। जरूरी नहीं कि हर बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे अगर मैं बोलूँ इन्फोसिस को समझना, आप कैसे समझोगे? इन्फोसिस के बारे में नॉर्मल लोगों को कितना पता है? क्योंकि ये बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस काम होता है ना, B2B काम करता है। अब B2B का काम तो सिर्फ B2B बता सकता है। ऐसे केसेस में आप कोई इन्फोसिस में आपका कोई फ्रेंड है, इन्फोसिस में आपका कोई रिलेटिव है, अब उनके साथ बात कर सकते हो। बात करके आपको पता लग सकता है कि मार्केट में क्या सिनेरियो है, इन्फोसिस का मार्केट बढ़ रहा है कि TCS का मार्केट अच्छा है, कि मार्केट में और भी जो न्यू टेक प्लेयर आया है, IT प्लेयर, उनका क्या सिचुएशन है। इस तरह से भी आप अपना ऑब्जर्वेशन पावर को डेवलप कर सकते हो। देखो ये कहना आसान है बट इसको करने में समय लगता है। जैसे रिसेंटली एक कंपनी मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, आप लोग जानते हो, सेलो बोल के। अच्छा, सेलो नाम सुने हो ना? सेलो का काफी सारा वो क्या बोलते हैं उसको, होम अप्लायंसेस टाइप का चीजें रहता है, और मार्केट स्ट्रक्चर इसका काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। अब देखना ये है, होम डेकोर, हाँ होम डेकोर, होम डेकोर बोल सकते हो मतलब। अरे सेलो का जैसे मान की वो थर्मस होता है, सेलो का चेयर भी होता है, प्लास्टिक चेयर्स, ठीक है। होम डेकोर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री का साइज बहुत बड़ा है, कॉम्पिटिटिव भी इसका बहुत सारा है, लेकिन सेलो फिर भी अपना एक जगह बना के रखा है। मेरा मानना है कि सेलो का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत हाई फाई ग्रोथ होगा कि नहीं पता नहीं, बट एक नॉर्मल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो पॉइंट इज दैट कि आप लोग ऑब्जर्वेशन करो कि भाई सेलो कितना मार्केट रखता है, कहाँ कहाँ है। अच्छा किसी किसी कंपनी का आप देखना कि वो कुछ एरिया में उसका कंसंट्रेशन हाई है, कुछ एरिया में नहीं। हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में किसी कंपनी का कंसंट्रेशन हाई है, बट मे बी आप बगल वाला स्टेट बिहार में चले जाओ तो शायद आपको उतना कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह से भी एक ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप कर सकते हो। नॉर्मल ये एक मैं नेचुरल बात बोल रहा हूँ कि कंपनी को अंडरस्टैंड करना। अच्छा इसके बाद धीरे धीरे आप अपना, देखो झुंझुन वाला भी यही मेथड यूज करता था। मैं जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये मेथड ऐसे सुनने में लग रहा है सर आप असंभव बात कर रहे हो, नहीं मैं असंभव बात नहीं कर रहा हूँ। अब वॉरेन बफेट को देख लो, झुंझुन वाला को देख लो, जो भी बड़े बड़े ग्रोथ इन्वेस्टर्स या वैल्यू इन्वेस्टर्स को हम लोग जानते हैं ना, उनका भी यही अप्रोच हुआ करता था कि वो नॉर्मल या नेचुरल ऑब्जर्वेशंस को ही पहले अहमियत देता था, फिर जाके बुकिश मैटर को देखता था। तो डायरेक्टली फाइनेंशियल रिजल्ट देख के फायदा नहीं है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखने से पहले नेचुरल ऑब्जर्वेशंस पावर भी हो सके तो डेवलप करिए। अब ये कोई सिखाने वाला चीज नहीं, ये मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूँ, बाकी कुछ काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा कि भाई इस बिजनेस का फ्यूचर। जैसे एक सिंपल बताते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। पेटीएम जब स्टार्ट किया था तब पेटीएम का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, बट जब से गवर्नमेंट का भीम UPI आया, गवर्नमेंट खुद ही उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो गया। जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, तब जो फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें मोदी जी का सामने फ्रंट पेज में इमेज लगा के पेटीएम अपना एडवर्टाइजमेंट किया। तो ऑपोजिशन वाले सबसे पहले चिल्लाना चालू किया कि ये अच्छा बात नहीं कि मोदी जी किसी कंपनी का तरफदारी करे, बट बेसिकली मोदी जी का परमिशन नहीं लिया गया था, प्रधानमंत्री एक पोस्टर की तरह छपवा दिया। बट मोदी जी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेक इन इंडिया, बिल्ड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट प्रमोट हो रहा है, तो मोदी जी ने भी कुछ नहीं बोला। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, একা গভর্নমেন্টের পক্ষে অত কিছু করা কষ্ট। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे देखो फोन पे आ गया, गूगल पे भी मार्केट शेयर अच्छा खासा रख लिया, तो पेटीएम का जो मोनोपोली था वो धीरे धीरे थोड़ा खराब हो गया। लेकिन मार्केट में अब और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाने का जगह हुआ। अच्छा बिजनेस क्या खराब हो गया? नहीं, कंपटीशन आने के बाद उल्टा और अच्छा हुआ है। लेकिन हाँ मोनोपोली रहता तो शायद बिजनेस के हिसाब से देखो तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी मार्केट इसका है। अब ये तो ऑब्जर्वेशन से डिपेंड करता है ना कि आप इसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऐसे किसी भी फील्ड में आप चेक कर सकते हो। मैं कुछ पॉपुलर नेचुरल चीज में बोला कि जो किसी को भी दिख सकता है। ऐसे इंडिविजुअल और भी फील्ड हो, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। अब जिसको फार्मेसी का नॉलेज है वो फार्मेसी को भी ट्रैक कर सकता है। जैसे आजकल इसका मार्केट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। क्या नाम है, रिसेंटली IPO लॉन्च हुआ, स्पेशली इन आवर वेस्ट बंगाल। रिसेंटली IPO लॉन्च हुआ, कंपनी का नाम बताओ ना, फार्मेसी में। पीयूष क्या नाम है? मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया भयंकर मार्केट लिया है। बाकी फार्मास्यूटिकल जो पुरानी कंपनी है वो तो मैंने बेसिकली क्या करेगा समझ नहीं पा रहा है मैनकाइंड फार्मा के मार्केटिंग के चक्कर। और मैनकाइंड फार्मा का जो ओनर है कोई मारवाड़ी है कुछ, तो लेकिन वो फार्मेसी सेक्टर से नहीं है, मैंने उसका कोई फार्मेसी का बैकग्राउंड नहीं है, वो नॉर्मल मार्केटिंग का बैकग्राउंड है।
सिर्फ मार्केटिंग करके मैनकाइंड फार्मा को यहाँ से यहाँ ला दिया। अब स्टॉक मूवमेंट देखो, है मैक्सेल क्या सीईओ 1200-1300 में आया था, रिसेंट बात है, कितना दिन होगा, 3-4 महीना होगा हार्डली, मई में आया। क्लास में बात किए थे ना हम लोग मैनकाइंड के बारे में, सुमित तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, दादा ये नाम ये नाम भूले, हाँ 1300-1400 में आया। देखो देखो कितना स्टेबिलिटी रखा है अभी तक। नॉर्मली फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री इतना स्टेबिलिटी रख नहीं पाता है, सीजन टू सीजन होता है, लेकिन देखो कितना स्टेबिलिटी रखा है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कुछ चीजें नेचुरली भी देख सकते हो कि मार्केट में मूवमेंट होगा नहीं होगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एक 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 ये भी एक तरीका है, मेरा मानना है। बाकी आप लोग भी धीरे धीरे अपना अपना फॉर्मूला लगाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कुछ बात ऐसा था कि कुछ कंपनी आपको ऐसा मिलेगा, जैसे कि रिलायंस, इसका मार्केट में न्यूज ना भी हो, लेकिन रेगुलर आपको एक मार्केट में इसका वॉल्यूम देखने को मिलता है, बाइंग सेलिंग का एक चलता रहता है। कुछ कंपनी शायद उतना नाम धाम है नहीं, ये सिर्फ सीजनल बिजनेस में ही काम करते हैं, जैसे शुगर बिजनेस, शुगर बिजनेस में इंडस्ट्रीज सीजनल लेवल में इसका फ्लक्चुएशन नजर आता है। तो चलो ये तो फ्लक्चुएशन रिलेटेड मैटर है। हाउ डज स्टॉक गेट ट्रेडेड? अब स्टॉक का ट्रेडिंग कैसे होता है, टेक्निकल चीजें समझना है, तो स्टॉक का ट्रेडिंग कैसे होता है। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यू हैव टू डिसाइड टू बाय 200 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस एट 3030 एंड होल्ड ऑन टू इट फॉर 1 ईयर। हाउ डज इट वर्क? आप 200 शेयर खरीदना चाहते हो, 3030 इन्फोसिस का शेयर का दाम बता रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ बाइंग दिस स्टॉक एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर यू बाय इट? वेरी बेसिक क्वेश्चन, किसी भी बेसिक स्टूडेंट्स को ये चीज जानने का बड़ा इच्छा करता है कि मैं शेयर खरीदूंगा फिर उसके बाद क्या। तो सिंपल बात है, आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। जैसे ये एक मेरा डेमो डीमैट अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर जाना है, जैसे डीमैट ओपन हो जाता है ना, फिर ऑटोमेटिकली आपका स्क्रिप्ट आ जाता है, जहां पर आप अपने हिसाब से कुछ स्टॉक को सिलेक्ट करके रख सकते हो। फिर यहाँ पर सर्च बटन है, यहाँ पर जाके आप टाइप करिए इन्फोसिस बोल के। आजकल जितना भी मॉडर्न कंपनीज है, सबका प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सेम है। चाहे आप जीरोधा यूज कर लो, चाहे आप स्टॉक्स यूज कर लो, ग्रो यूज कर लो, या फिर इवन जो पुराने वाले कंपनीज है लाइक मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी, जो फुल डिस्काउंट सॉरी फुल ब्रोकरेज फार्म है, उनका भी आजकल मॉडर्न मेथड में वो लोग भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो इजी इंटरफेस हो, लोगों को इजीली समझ में आए, ठीक है। तो क्या करने, देखो मैंने जो शॉर्ट फॉर्म लिखा इन्फोसिस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्टिंग का सॉफ्टवेयर से बाई सेल का बटन है। तो अगर मैं बाई दबाऊंगा, यहाँ पर जितना क्वांटिटी लेना है, अगर 200 क्वांटिटी लेना है तो 200 लिखूंगा। यहाँ पर प्राइस है, प्राइस लिखूंगा। अगर मार्केट प्राइस में लेना है तो मार्केट लिखूंगा। अगर मुझे मार्केट प्राइस में लेना है तो मार्केट सिलेक्ट करो, आपको प्राइस मेंशन करने की जरूरत, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ देते हो ना, ठीक है, सपोज आप इसमें लिमिट लगाते हो, तो आप अपना खुद का प्राइस भी दे सकते हो। इन्फोसिस का करंट मार्केट कितना चल रहा है, 1365.15, ठीक है। तो अगर आप इसको अभी लेते हो और वो खुला छोड़ देते हो मार्केट में, तो मार्केट ऑन दैट टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो दाम होगा वही दाम हो सकता है कि 15 पैसा से 20 पैसा जो हो गया, तो शायद आपका बाइंग प्राइस 20 पैसा ही। मैंने आप बोलोगे नहीं मैंने तो 15 पे बाई का बटन दबाया था, पर हो सकता है कि सेकेंड के अंदर मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस है आपके अकाउंट में वही दाम डिनोट करे, ऐसा हो सकता है। না লিমিট का दिन का ম্যাটার নেই, লিমিট মানে হচ্ছে যদি আমি আমার নিজের দামে এটাকে কিনতে চাই, মানে ধরুন আমার মনে হচ্ছে কি আমি 1365 টাকাতে কিনবো, 20 পয়সা কমে কিনবো, হ্যাঁ নেক্সট দিন যতক্ষণ না আপনি বিক্রি করবেন, এখানে একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ एग्जैक्टली আমি বুঝে गए बेसिकली पॉइंट है कि लिमिट जब हम लोग लगाएंगे, अगर एट द एंड ऑफ द डे 1365 अगर हमें मानिए कि इन्फोसिस का मैंने दाम लगाया और अगर पूरा दिन में 1365 अचीव ही नहीं हुआ, तो फिर आपका ये ऑर्डर कैंसिल होगा उसी दिन के लिए। आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर मार्केट अचीव कर जाता है 1365 एनी पर्टिकुलर टाइम, कभी भी हो जाए, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये 1365 में सारा दिन में एक बार भी नहीं आता है, तो आप समझ लो कि आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। फिर आपको मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, योर ऑर्डर कांट बी एग्जीक्यूट, यही मैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो लिमिट आया ही नहीं। इसीलिए लिमिट उतना लगाओ या फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ लगाओ अगर आपको पता है कि मार्केट में क्या हो, तभी जाके आपका ये आपको एक टाइम देते हो
अच्छा इतना भी मतलब अगर मानो 1365 फिर भी अचीवेबल है, ठीक है, या 1364 भी में भी अचीवेबल है, मानो कि कोई 1360 लगा रहा है या 1355 लगा रहा है या 1350 लगा रहा है, सारा दिन में 1350 आने का कोई जगह ही नहीं है, सपोज मार्केट बियर हुआ ही नहीं, तो फिर आपका ऑर्डर बेकार ही निकलेगा, मैंने पैसा तो बर्बाद नहीं होगा, बेसिकली आप जो सोचे थे वो नहीं। ठीक है, ये सब मैं आपको और भी धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे लिमिट को कैसे यूज करना है, मार्केट को कैसे यूज करना है, ठीक है, टारगेट को कैसे फिक्स करना चाहिए, स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस मार्केट को कैसे यूज करना चाहिए, मैं सब एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पर और भी देखिए, रेगुलर बोल के एक चीजें हैं, कवर बोल के एक चीजें हैं, ठीक है, कवर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होता है, एएमओ बोल के होता है मैंने आफ्टर मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, और एक आइसबर्ग बोल के एक कॉन्सेप्ट है, मैं ये भी आगे आगे आपको बताऊँ। स्मॉल मतलब ये धीरे स्मॉल स्मॉल पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग अलग ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में थोड़ा अलग अलग नाम नजर आ सकता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये जो कॉन्सेप्ट है वो चेंजेस नहीं। हो सकता है कि आप लोग ग्रो के प्लेटफॉर्म में देखोगे शायद सेम नाम आपको ना दिखे। अच्छा, रेगुलर कवर तो থাকবে, रेगुलर থাকবে, इंट्राडे लॉन्ग टर्म ये तो रहेगा, ठीक है। हाँ, एक दो ऑप्शन हो सकता है कि किसी किसी के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंजेस दिखे, बट मेन चीज चेंज नहीं हो, ठीक है, जैसे इंट्राडे या लॉन्ग टर्म, ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म के बगल में देखो लिखा है सीएनसी, सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, एक ही बात होती है। कोई कोई कंपनी क्या करता है अपने सॉफ्टवेयर में सिर्फ सीएनसी लगा के रखता है, उसका मतलब ही समझना है कि ये लॉन्ग टर्म। इंट्राडे की किसी की कोई कोई कंपनी देखना सॉफ्टवेयर में लगा कर सिर्फ एमआईएस, एमआईएस का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे करना, मतलब वही है, एमआईएस का मतलब वही है, इंट्राडे ही है। अब मानो कि कोई पर्टिकुलर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ एमआईएस ही बोल के रखता है, तो आपको समझ लेना कि ये इंट्राडे करने को, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट जार्गन, जार्गन माने टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये धीरे धीरे आपको मैं समझा दूँ, लेकिन फिलहाल जो बेसिक पॉइंट को मैं डेवलप करने का कोशिश कर रहा हूँ मार्केट के बारे में, उस पर थोड़ा फोकस कर। सो हाउ डज दिस स्टॉक गेट ट्रेडेड, एकदम बच्चा जैसा सवाल है, एक छोटा सा बच्चा भी इस चीज को समझे तो वो भी समझ जाएगा कि मुझे 200 शेयर लेना है, ठीक है, 3030 का मार्केट में दाम चल रहा है और मैं उसको एक साथ होल्ड करना चाहता हूँ। सो हाउ डज इट वर्क, तो सिस्टम में जाना है, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में, फिर जाके बाइंग करना है तो बाइंग ऑर्डर में क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था अभी, ठीक है, कहाँ चला गया, यहाँ सपोज मुझे एशियन पेंट्स लेना है क्योंकि यहाँ दिख रहा है और मैं यहाँ पर बाई करूँ, सिंपल, जस्ट जितना क्वांटिटी लेना है, अगर इंट्राडे में करूंगा, अगर मैं इंट्राडे सिलेक्ट करके करता हूँ अमूल्य के साथ, तो इंट्राडे में अगर मैं करूंगा ना, भले ही मैं अगर सेल ना भी करूँ, कंपनी खुद पे खुद मैंने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अपने से ही ये सेल करते हैं, अगर सिलेक्शन इंट्राडे में रहा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म में क्लिक करके क्वांटिटी क्लिक करूँ, तो जब तक मैं ब्रोकिंग को ना भूलूं तब तक ब्रोकिंग मेरा इस चीज को हाथ नहीं लगा है। এতে সেল করে দেয় ভালো চার্জ কাটে না। ইন্টারনেটের মধ্যে সেল করে দেয় ভালো চার্জ কাটবে हाँ ऑब्वियस, ইন্টারনেট কিছু হবে না चार्ज करेंगे। मतलब वो बेसिकली बोल रहे कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और फिर भी आप सेल नहीं कर रहे हो तो फिर कंपनी उस पर एक चार्ज ले लेता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ और मैं इसको सेम दिन पे बेचूं, लेकिन मानो कहीं कहीं क्या होता है ना, आप सुबह कर लिए इंट्राडे, फिर मानो किसी इमरजेंसी काम पे कहीं निकल गए और आप सोच रहे हो कि आपका स्टॉक का क्या होगा, आपको कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन वो खुद ही एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बदले कभी कभी कोई कोई ये डिपेंड करते हैं ब्रोकिंग फर्म के ऊपर कि वो चार्ज काटे कि ना काटे, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन देम, मतलब जरूरी नहीं कि हर ब्रोकिंग फर्म काटता है ना ना, इंट्राडे থাকবে ওটা জাস্ট ওখানে সিলেক্ট করতে হবে, আমি দেখিয়ে দেবো, একই রকম থাকে, এইরকমই জিনিস থাকে, ঠিক আছে, কিচ্ছু আলাদা থাকে, ইন্ট্রাডে আর লং টার্ম সবার থাকে, যত যে যে কোম্পানি হোক না। হ্যাঁ, এইখানে কিছু পয়েন্ট আছে যেগুলো হয়তো ডিফারেন্ট কোম্পানিতে ডিফারেন্ট দেখাতে পারে, ঠিক আছে, এগুলো হয়তো একটু আলাদা আলাদা হতে পারে, সেগুলো কনসেপ্টটা তাও একই থাকে, ओवरऑल कॉन्सेप्ट में चेंजेस कभी नहीं। और पॉइंट इज दैट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उसको सेम दिन पे ही बेचूंगा, अगर मैं नहीं बेचता हूं तो मार्केट खुद उसको स्क्वायर ऑफ करेगा। और अगर आपको मानिए कि आज खरीद गए, आप चाहते हो कि इसको मैं होल्ड करके रखूं, मैं एक दिन बाद बेचूं, 2 दिन बाद बेचूं, 200 साल बाद बेचूं, जब तक मार्केट है तब तक मेरा स्टॉक रहेगा। आप लॉन्ग टर्म में खरीद, आप आज खरीद के आज भी बेच सकते हो लॉन्ग टर्म में, आपका मर्जी, आप आज खरीद के कल बेचो, आपकी मर्जी, आप आज खरीद के 10 दिन बाद 10 साल बाद बेचो, आपकी मर्जी।
आपका पड़ा रहेगा मार्केट, सिंपल। लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है। উল্টে যদি বাই করে ওটা ডেলিভারিতে কনভার্ট করবো। ইন্টারডেতে বাই করে তুই যদি রেখে দিস ওটা ডেলিভারিতে কনভার্ট হয়ে যাবে? না, হবে না। কোম্পানি ওটাকে এক্সিকিউট করে দেবে, কারণ তুই ইন্টারডে সিলেক্ট করছিস না। আমি ডেলিভারিতে কনভার্ট করতে পারবো। তাহলে ওরা ওদেরকে ফোন করে বলতে হবে, যদি ওরা ওদের মধ্যে থেকে কিছু অ্যাডজাস্ট করতে পারে, তুই কিছু করতে পারবি না। আমরা যে লং টার্ম বিক্রি করে তো অর্ডারে এখন কিন্তু স্যার হ্যাঁ, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ পিয়ুষ বল। এখন কিন্তু মানে কোম্পানি করছে কি, আপনি যদি ডেলিভারিও নেন না, প্রথম দিন আপনাকে ইন্টার হিসাবে ওরা ট্রিট করবে, আপনার কাছে আচ্ছা। মার্জিনটাও ইন্টারডেট কাটবে, তারপরে আচ্ছা। আপনার যখন মার্ক টু মার্কেট যখন সেটেলমেন্ট হয়, তখন হুম। বাকি যে আপনার মার্জিনটা থাকছে সেটা তখন তারা দিনের শেষে তারা সেটেলমেন্ট করে দেবে, তখন আচ্ছা, ওটা মানে ডেলিভারি। মানে যদি ডেলিভারিতে থাকে তখন মার্জিনটা কমিয়ে দেবে, তাই তো? হ্যাঁ, তাও আপনার কিন্তু ইন্টারডে হিসাবেই আপনার ট্রিট করবে আপনার মানে ওই দিনটার জন্য, ওটা তো অপশন তারপরে ট্রেডিং, আপনার ক্যাশ সঙ্গে মানে মার্কেট, মার্জিন সেটেল। ক্যাশ মার্কেটও তাই করছে। ক্যাশ মার্কেটও তাই করছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, ক্যাশেও করছে, আমি ক্যাশেও ওরকমই করছে। করছি এখন। ক্যাশেও। হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে পিয়ুষ বেসিক্যালি বলছে কি আজকে মানে এখন কোম্পানি কি করছে কি, মানে তুই যখন যদি লং টার্মেও যদি কেউ পারচেস করছে তাহলে ওটাকে প্রথম দিনটা ইন্ট্রাডে হিসেবে ওরা কাউন্ট করে। পরে পজিশন যদি কেউ চেঞ্জ করে, ধরুন লং টার্মে কিনে ওই দিনকে প্রথম দিন, ধরুন আজকে আমি কিনলাম, তাহলে আজকে এটাকে ইন্ট্রাডে ট্রিট করবে, মার্জিনটাও ইন্ট্রাডে হিসেবে নেবে। পরের দিন যদি আমি এটাকে হোল্ড করে রাখি তখন ওরা মার্জিনটাকে ওইভাবে সেটেল করবে। এখানে মানে ইন্ট্রাডে করলে মার্জিনে একটু চেঞ্জেস দেখায়, যেমন দেখুন এখানে একটা শেয়ারে মার্জিন ইন্ট্রাডে দেখাচ্ছে 596 টাকা। যখন আমি লং টার্ম করছি দেখুন আমার মার্জিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারডেতে মার্জিন কম দেখাচ্ছে, লং টার্মে মার্জিন বেশি দেখাচ্ছে। লং টার্মে তো পুরোটা দিতে হবে। লং টার্মে পুরোটা দিতে চাচ্ছি, আর ইন্টারডে করলে কম মার্জিনও এটাকে ট্রেড করা দিতে পারে। এই ছোট ছোট ডিফারেন্স গুলো দেখতে পাওয়া যায়। একই আছে। হ্যালো, তো নন্দনের বোধহয় ইয়ে হয়ে গেছে, সেটাই ভাবছি খেয়ে কিছু বলছি। अच्छा चलो सर, आगे आगे बढ़ते हैं। So system works seamlessly to ensure transactions go smooth. So with your decision to buy Infosys, you need to log into your trading account. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन एकदम जो आपको अपने स्टॉक ब्रोकर की तरफ से मिला है, and place an order to buy Infosys. Once you place an order, the following details are validated. क्या validate होगा? Details of your trading account through which you intend to buy Infosys shares, the price at which you intend to buy Infosys, and the number of shares you intend. ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। So before your broker transmit this order to the exchange, the broker has to ensure you have sufficient money to buy this shares. जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था, अगर इंट्राडे करेंगे तो उसका मार्जिन कम लग रहा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो मार्जिन थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सो अब जितना जरूरत होगा वो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आपको मेंशन करेगा। इफ यस देन दिस ऑर्डर दिस हिट्स द स्टॉक एक्सचेंज, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा तो ये स्टॉक एक्सचेंज में हिट करेगा, या तो बीएसई में या तो एनएसई में। इवन ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग बाय करने के टाइम पे। कहाँ चला गया, कहाँ है ये, देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए बीएसई और एनएसई, देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको बीएसई में लेना है तो आप बीएसई करिए, तो ये बीएसई के एक्सचेंज में हिट करेगा। अगर आपको एनएसई में लेना है तो आप एनएसई में क्लिक करिए, तो ये एनएसई के एक्सचेंज में हिट करेगा। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी में हिट करेगा। ठीक है, ज्यादातर लोग एनएसई में करते हैं। ठीक है, तो मैं भी रिकमेंड एनएसई में ही करता हूँ, बाकी आप बीएसई में भी करें, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है, बट अपने अपनी पसंद का मैटर है। और थोड़ा बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों डिफरेंस होता है, कैलकुलेशन का डिफरेंस है। Now point is what, sir? अब once the order hits the market, the stock exchange tries to find a seller. अब मानो आप बाई करना चाहते हो, तो आपको सेलर चाहिए। अब मानिए कि अमोलिंदुदा बाई करना चाहते हैं और मानो नॉर्दन को सेल करना, ठीक है, लेकिन ना तो अमोलिंदुदा नॉर्दन को जानता है और ना ही नॉर्दन अमोलिंदुदा को जानता है। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप में बाइंग सेलिंग नहीं चलता है। ठीक है, ये पूरी एक मार्केट ओरिएंटेड है। मार्केट में ये सेलर बन के बैठा हुआ है और मानिए अमोलिंदुदा बायर बन के बैठा है। तो बायर को सेलर से मैच कराना ये मार्केट का काम, जोड़ी मेकर की तरह।
जैसे होते हैं ना जोड़ी मेकर, वो ठीक है शादी.com समथिंग लाइक दैट, कुछ वैसा ही है। वो जोड़ी को बनाते हैं। फिर आप 200 शेयर सेल करना चाहते हो, सपोज नॉर्दन 200 शेयर सेल करना चाहता है और अमूल्य 200 शेयर बाई करना चाहता है। प्राइस नॉर्दन भी 3030 में ओके है, अमूल्य भी 3030 में बाई करने के लिए ओके। मैंने बोलते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा कार्य, बायर सेलर राजी है तो किसको क्या लेना देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको फायदा होगा किसको लॉस होगा वो तो समय बताएगा। So now the seller could be one person willing to sell the entire 200 share at 3030, or it could be 10 people selling 20 shares each, or 2 people selling 1 and 190 shares respectively. The permutation combination do not matter. Permutation combinations माने किससे कितना मिल रहा है, permutation combination doesn't matter. किसी भी तरह से अमूल्य का ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर मार्केट डेप्थ पहले भी देखा था, फिर से दिखा रहा हूँ मैं। किसी भी स्टॉक में एक मार्केट डेप्थ क्लिक करिए आपको दिखेगा। सपोज मैं एशियन पेंट्स में दिखाता हूँ, मार्केट डेप्थ में जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको डेप्थ दिख रहा है, मार्केट में 20 डेप्थ तो यहाँ पर दिख ही जाता है। जस्ट लुक एट 2980.75 इस दाम पे बीट कर रहे हैं और 2981 पे ऑफर कर रहे हैं। ऑफर कौन करता है, जो सेल करेगा, और बीट कौन करेगा, जो बाई करेगा। तो यहाँ पर जो भी बेस्ट मैच होगा आपके ऑर्डर के हिसाब से, वो बेस्ट मैच एक्सचेंज आपको एग्जीक्यूट करके देगा। ये जो दिख रहा है ना, ये बेस्ट मैच आपको एग्जीक्यूट करके देगा। अब इसी के ऊपर खेल डिपेंड करता है कि मार्केट में शेयर का जो फ्लक्चुएशन है वो किधर जाएगा, दाम बढ़ेगा कि गिरेगा। अगर सेलर कम दाम में सेल करने के लिए पसंद रेडी है ज्यादातर लोग, तो फिर मार्केट गिरेगा। और अगर बायर ज्यादा दाम पे भी परचेस करने के लिए रेडी है तो मार्केट बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्रति क्या इमोशनल अटैचमेंट अभी लगा हुआ है। अगर लोगों का मानना है कि भाई मुझे एक भी शेयर चाहिए चाहे ज्यादा दाम ही देना ना पड़े, तो फिर ऑटोमेटिकली वही शेयर उसके बेस वैल्यू से भी इतना बढ़ जाएगा कि उसको छूना मुश्किल हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, भाई जो भी है सेल करके निकलो, सेल करके निकलो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली शेयर का दाम गिरेगा और ये पूरा खेल मार्केट डेप्थ पे डिपेंड है। ये मार्केट डेप्थ को अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे थोड़ा फॉलो करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ये दिख रहेगा। ব্যাংকে বলছিল নরমালি এইচডিএফসি মানে মিউচুয়াল ফান্ড 10% বেশি কোনো হোল্ডিং হোল্ড করতে পারে না কোনো ইন্ডিভিজুয়ালস থেকে। বাট যখন মার্জার হলো মানে এইচডিএফসি আর এইচডিএফসি মিলিয়ে 15% মিলিয়ে দেন 5% ফোর্স সেলিং ইস এইচডিএফসি ব্যাংক ऑटोमेटिकली सेल कर सकते এক্সেপ্ট কোনো অপশন নেই যে তার হচ্ছে। কিন্তু আমার একটা ব্যাপার হচ্ছে যখন মানে এটা তো নর্মাল আমরা কম কোয়ান্টিটিতে করছি বলে নর্মাল বায়ার সেল হয়ে যাচ্ছে। যখন হাই কোয়ান্টিটি যখন ব্লক ডিল 5 কোটি 6 কোটি তখন কি করা আছে? ब्लॉक डील जब होगा তখন তো এই উইন্ডো ছুটে तब ये विंडो नहीं होगा, तब कंपनी खुद के अकाउंट से शेयर देता है। তখন তো ডাইরেক্ট वो डायरेक्ट सिंपल बात है, मान की মানে जैसे फॉर যেমন एग्जांपल যেমন हाँ, हाँ, 750 जोमेटो पे डाला ना, तो उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली एक तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट है, ओपन मार्केट में डील थोड़ी ना हो। ওটাই हो सकता है कि मार्केट प्राइस में दिया है कि उससे कम दाम में दिया है, वो कंपनी जानता है और जो खरीद रहे हैं उसको पता है। वो कंपनी अपना शेयर डायरेक्टली देता है और कंपनी अपने अकाउंट बैलेंस शीट में उसको चेंज करता है। और सिमिलर सिस्टम पे वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज को पता चलता है। एक्सचेंज को जैसे पता चला तो शेयर के वैल्यूएशन में जैसा तो इधर दिखेगा नहीं, इधर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। এখানে ওটার ইম্প্যাক্টটা দেখা যাবে। ওটাই তো এতগুলো শেয়ার লোক কিনছে বা বিক্রি করছে সেটাই সেল করছে। হ্যাঁ ওটা কোম্পানি মানে বায়ার সেল করছে, কোম্পানি। বায়ার পাচ্ছেই মানে 5 কোটি শেয়ার আর কোম্পানি আরে কেউ তো আছে কোম্পানির ভেতরেও তো কেউ আছে যে বিক্রি করে বেরিয়ে যেতে চাইছে। প্রমোটার হয়তো ডাইরেক্টলি ধর আমি এতদিন ধরে কোম্পানিতে হোल्ड করে আছি, ঠিক আছে। सपोज আমি 5 साल से कंपनी में मेरा शेयर होल्डिंग है। अब 5 साल से मैं जब मैंने शेयर खरीदा था तब एक एक शेयर का दाम मान के 100 रुपया था, 100 रुपीज था। अब कंपनी को ओपन मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है 700 टका, मेरे को ऑलरेडी 600 टका करके शेयर में प्रॉफिट है, मेरे को पैसे का जरूरत है, ठीक है। अब मान की नॉर्दन को कहना है कि अभी मैं होल्डिंग आना चाहता हूँ, नॉर्दन को लग रहा है कि न्यू पोजीशन लेना चाहता हूँ, तो नॉर्दन बोलेगा ठीक है भैया मैं आपको 5 करोड़ देता हूँ, आप मेरे को शेयर देके निकल जाओ। তোমরা এক্সচেঞ্জটা আলাদা করে ইনফর্ম कंपनी अपने बीच में डील करेगा और ये खबर एक्सचेंज को पता लगेगा, ब्रोकर को भी पता लगेगा एक्सचेंज के थ्रू से, तो ऑटोमेटिकली शेयर मार्केट में उसका इम्पैक्ट देगा। हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बैठे बैठे देखेंगे और उसके ऊपर इम्पैक्ट जो भी होगा उस इम्पैक्ट के ऊपर बेस करके ट्रेड ले सकते। मानो कि अगर बाई ज्यादा हुआ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बुलिशनेस आएगा,
तो उस बुलिशनेस पे आप भी थोड़ा बहुत कमा लो, अगर आपको ट्रेडिंग समझ में आए तो। और अगर आप मानो कि आपका किस्मत खराब है, कम दाम में मार्केट जा रहा है, तो फिर आप देखो, अगर आप सेल कर पाते हो तो सेल करके कुछ कमा लो, कुछ नहीं हो पाता तो जब बैठे बैठे तमाशा देखो। বুঝতে পারলি? ওই যে ইসব গুলো দেয় ওগুলো তো এক্সচেঞ্জে ফাইলিং এ বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ অবভিয়াসলি, ESOP ऑल्सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इम्पैक्ट तो पड़ेगा सर, कंपनी का शेयर चाहे किसी भी नाम पे जाए, इम्पैक्ट तो मार्केट में उसका पड़ेगा। अब पॉइंट इज दैट कि सर हम लोग अभी बस इतना देख रहे थे कि मार्केट मैचिंग करेगा तो बायर को सेलर के साथ मैच करेगा। हो सकता है कि एक ही सेलर से बायर को मिल जाए, या फिर 2 3 4 जितना सेलर का जरूरत होगा उसके साथ बायर को मैच करा के दे देगा। ठीक है, बात तो समझ में आ गया ना सर? सो ऑल यू नीड इज 200 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस एट 3030 एंड दिस इज द मतलब एग्जीक्यूशंस ऑफ एक्सचेंज कि वो आपके अकाउंट में 200 शेयर पुट करे। कैसे करेगा वो उसको बताएंगे। The stock exchange ensure the shares are available to you as long as sellers are in it. जब तक सेलर है आपको मिलेगा, सेलर नहीं है तो बैठे रहो। सेलर अगर जैसे पेनी स्टॉक, जैसे पेनी स्टॉक छोटे छोटे 1 টাকা 2 টাকা स्टॉक, आपको सेलर मिलना मुश्किल है। आप सपोज बाई करके बैठे हुए हो पर आपको सेलर नहीं मिलता है, अब बैठे रहो, पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए पेनी स्टॉक से बच के रहना रे बाबा। पेनी स्टॉक साउंड गुड, बहुत अच्छा लगता है, 1 টাকা से 2 টাকা হয়ে গেলে ডবল হয়ে যাচ্ছে, है ना? কিন্তু খুব খুব সাবধান, ট্র্যাপ। वो भी अलाउ कर दो वो जितनी अलाउ कर दो पेट पड़ा जाए तो सबसे करते दें तो बी केयरफुल। नॉर्मली पेनी स्टॉक बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि कम पैसा लगता है ना, तो लोग बहुत अट्रैक्ट करता है। जिसके पास कम पैसा है ना उसको लगता है कि मेरे पास कम है तो मैं कम दाम पे ही लगाऊंगा। अरे भाई तुम्हारे पास कम है इसका मतलब नहीं कि तुम कम दाम पे लगाओगे। क्वांटिटी ऊपर ठीक है, और उसके चक्कर में क्या हो जाता है, मानो कि उसके पास 10,000 है, 1 টাকা करके 10,000 डाल दिया, ठीक है, फिर वही शेयर 2 টাকা हो जाएगा, इस सोच के साथ 10,000 मेरा 20,000 हो जाएगा। है मेरा कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है, अपना दिमाग बहुत चलाता है। सिखाने के टाइम पे ऐसे ही सिखाता हूँ सर कि पेनी स्टॉक अवॉइड करो, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ कुछ ही चलता है ना। हाँ दादा तो अपना बोलने का काम बोलता है, मैं तो करके ही मरूंगा। एक लड़का 3 लाख रुपया पेनी स्टॉक में डाल दिया, फिर 3 लाख गिर रहा है, 3 लाख 1 लाख हो गया। ठीक है, अगर मान के नॉर्मल स्टॉक में लगा था तो शायद गिर भी जाए तो फिर भी उठ जाएगा। अब पेनी स्टॉक उठेगा, इसका क्या करेंगे? बैठे रहो, पता नहीं कब मिलेगा। फिर बोलते दादा फ्रीज कर दिया, कुछ करने नहीं दे रहा है, क्योंकि सेबी नॉर्मली ऐसे पेनी स्टॉक में ट्रैक करता है। ठीक है, बहुत सारे चीज उसके ऊपर कंट्रोलिंग रहता है सेबी का, पता नहीं कि कब उसको ओपन करे फिर से मार्केट में ट्रेड करने दे। डिलीट नहीं करता है, ट्रैक करता है कि भाई कितना ट्रांजैक्शन कहाँ से। जैसे साधना ब्रॉडकास्ट। हाँ बोल पीयूष। এখন গুলো প্রচুর মুভমেন্ট হয়, তখন মানে সিবিতে তো আমরা মানে ইন্টারনেটটা বন্ধ করে দেয়। মানে অনেক কি হয়, হিউজ কোয়ান্টিটি অনেক ইন্টারনেটে আপলোড করে দেয়, মানে ওটা তখন ওই শুধুমাত্র ক্যাশ এন্ড ক্যারি করা যায়। कैश एंड कैरी करेगा, इंट्राडे बंद करेगा। एग्जैक्टली, वही चीज दिक्कत होता है। ओके, सो वंस ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड द शेयर्स विल बी इलेक्ट्रॉनिकली credited to your demat account and likewise the shares will be electronically debited from the seller's account। जैसे अगर नंदन को बाई करना है, नंदन को सेल करना है, तो नंदन के अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी नंदन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नंदन के अकाउंट से शेयर अमूल्य के अकाउंट में चला जाएगा। और इसको कैसे करना है, ये बैकग्राउंड से एक्सचेंज ब्रोकिंग फर्म के थ्रू से। हम लोगों को ज्यादा दिमाग इसमें लगाने का जरूरत नहीं है, और ये टेक्नोलॉजिकली होता रहता है। आजकल गवर्नमेंट तो हर चीज में टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप किया, स्टॉक मार्केट तो 94-95 से डिजिटल हो रहा। जैसे जीएसटी को देखो आप, आज के डेट में जीएसटी भी कितना अच्छा डिजिटल हो गया कि सपोज आप एक सेलर हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, अब आपको जीएसटी जमा करना है गवर्नमेंट के घर में, नॉर्मली सप्लायर का ही काम होता है ना। तो अब आपको जीएसटी में क्रेडिट मिलता है, आपका परचेस टैक्स में इनपुट क्रेडिट। अब मान के तुम जब परचेस किया था, तुम इनसे परचेस किया, अब ये परचेस तुम इनसे परचेस किया तो ये तुमको सेल किया था। अब देख वो भी किस तरह का कितना सुंदर एक्सचेंज का काम कर रहा है, जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है,
कि ये अपना सेल का डिटेल्स जब तक अपलोड नहीं करेगा तब तक तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तो मैं बिजनेस वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट ये पहले ये सब संभव नहीं था, बट ये जब से जीएसटी आया है ये इतना साइंटिफिकली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, ये बहुत अच्छा है, इसमें करप्शन कम हो रहा है। कि जब तक तुम अपलोड नहीं करोगे तब तक उसका कैसे चाहिए इनपुट क्रेडिट होगा। और लोग फ्रॉड इनपुट क्रेडिट जनरेट करते हैं, हाँ, सेल तो हो चाहिए। फ्रॉड आईटीसी, मैंने सेल हुआ ही नहीं, सेल दिखा रहे हैं, फिर आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे चीजों में सिचुएशंस बना है, और ये एक्सचेंज तो काफी कितना दिन पहले इस मैचिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप कर चुका है। तो ऐसा नहीं, असंभव कुछ नहीं है, संभव है सब कुछ, डिपेंड करता है कि इच्छा है कि नहीं, गवर्नमेंट चाह रही है। इन्फोसिस डेवलप करके इसके सब। हाँ, इन्फोसिस ही ज्यादातर ये सब सॉफ्टवेयर जीएसटी वगैरह का डेवलप, इनकम टैक्स का भी इन्फोसिस ही किया। ये सब चीजों भी मायने रखता है कि कौन से कंपनी को क्या काम मिल रहा है, ये भी स्टॉक में इम्पैक्ट डालता है ना। जैसे इन्फोसिस गवर्नमेंट का आधार का काम इन्फोसिस ने किया, ये जो आधार ऑथेंटिकेशन, जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर, ये भी किया। तो एक कंपनी को क्यों इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है कि गवर्नमेंट जैसे इतना सिक्योर चीजें भी गवर्नमेंट इसको क्यों दे रहा है, इसका मतलब इसका टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है तभी दे रहा है। अच्छा, व्हाट हैपेंस आफ्टर यू ओन स्टॉक, आफ्टर यू बाय द शेयर, द शेयर विल रिसाइड इन योर डीमैट अकाउंट, यू आर नाउ पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी। सिंपल है, आपको जैसे शेयर मिला आप कंपनी का ओनर बन गए। आप बोलोगे नहीं मैं तो मालिक नहीं, नहीं सर आप मालिक, टेक्निकली दिस इज कॉल्ड ओनरशिप। ठीक है, आप ओनर हो। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं मैं मालिक का हूँ, मैं तो शेयर खरीदा, अरे भाई शेयर खरीदा मैंने तो मालिक। ठीक है, सो इफ यू ओन 200 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इन्फोसिस का जो टोटल कैपिटल है उसका 200 शेयर का होल्डिंग 0.000035% होगा, जितना भी, बट उतने परसेंटेज का मालिक तो आप। By owning these shares, you are entitled to corporate benefit like dividend, stock split। ठीक है, जब कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करेगा, स्टॉक स्प्लिट में क्या होगा, अगर आपके पास 200 शेयर है ना तो 400 शेयर हो जाएगा। स्टॉक स्प्लिट में क्या करता है, 10 का फेस वैल्यू रहता है ना, 10% का फेस वैल्यू को 5% कर देगा। नेस्ले रिसेंटली किया है, 10 का शेयर 5 कर देगा तो 200 शेयर 400 हो जाएगा, 1:10। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अच्छा, बोनस, कंपनी जब बोनस शेयर भी देता है, राइट इशू नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या एम्प्लॉइज को मिलता है। यानी कंपनी क्या करता है, थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता रेट में आप लोगों को स्पेशल ऑफर करते हैं कि मानो मार्केट में चल रहे 500 आपको बोल रहे 480 में देंगे। अगर आपको कंपनी के बिजनेस में ठीक लग रहा है, शेयर में डेवलपमेंट लग रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते, राइट इशू। ठीक है, ये सभी क्या है ना, ये सब इकोनॉमिक इवेंट है, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक इवेंट जो कंपनी करता रहता है। ठीक है, वोटिंग राइट्स भी मिलता है आपको। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं ये सब चीजें और भी आगे चर्चा करूंगा, जरूरी चीजें हैं, कोई बेकार चीज ये नहीं है, सब बहुत ही काम का चीज। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अब होल्डिंग पीरियड कब तक होल्ड करना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए, 5 मिनट, 50 मिनट, 500 मिनट, 5000 मिनट, कितना देर तक। The holding period is the period you intend to hold this stock. You may be surprised that holding period could be as short as few minutes, as long as forever. झुनझुनवाला जी को पूछो, राकेश झुनझुनवाला या फिर जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका टेक्निक ऐसे होता है कि मैं आज परचेस करूंगा, बाद में बेचूंगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, अप्रोच अलग है। So when the legendary investor Warren Buffett was asked what his favorite holding period, Warren Buffett को पूछा गया था एक इंटरव्यूअर ने कि आपका फेवरेट होल्डिंग पीरियड क्या है, तो उन्होंने बताया था फॉरेवर, मैं छोड़ता ही नहीं हूं, मैं रखता ही। लेकिन सर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टॉक करते हैं। यहाँ पर ये जो आंसर है ये आधा सच है, पूरा सच नहीं। ठीक है, आप कब खरीद रहे हो, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आपका होल्डिंग पीरियड फॉरएवर होना बहुत ही अच्छा चीज, ये मेरा भी पर्सनल चॉइस है कि मैं फॉरएवर के लिए होल्ड, बट मैं कब खरीद रहा हूँ स्टॉक को और कौन से स्टॉक को खरीद, उसका क्या फ्यूचर बिजनेस है, ये एक्चुअली फंडामेंटली आप जितना स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ডাইনামিক্স হয়ে গেছে না পরে পরে কনসেপ্ট উঠে গেছে মানে 3 বছরের মধ্যে বিজনেস ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। डिपेंड कर रहा है सर, ये फंडामेंटली आप जितना स्ट्रांग होंगे आप ये चीज को समझ पाएंगे कि वॉरेन बफेट का जो सोच है
जो वॉरेन बफेट का वॉरेन बफेट बना है, ये कॉन्सेप्ट इतना फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे तो तभी आप डेवलप कर रहे हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग का मतलब क्या है? सिर्फ कंपनी का रिपोर्ट पढ़ के फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं हुआ जाता। जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग डिपेंड करता है। साथ में कंपनी का जो भी रिपोर्ट है वो तो काम आएगा ही। और आप तब स्टॉक को खरीदो जब कोई उसको नहीं खरीद रहा है। जब कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, अगर आप तब वैल्यू कर सकते हो और फिर उस पर विश्वास करके टिक सकते हो, तो आप भी वॉरेन बफेट बन सकते हो। मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। लेकिन ये कहना आसान है, करना नहीं। জিজ্ঞেস করে বাক্সের অ্যাপ্রিল অ্যানুয়াল মিটিং হয় প্রতি বছর। জিজ্ঞেস করেছিল, বললো আমার তো হোল্ডিং সবই পাবলিকালি লিস্টেড, তাও দুনিয়াতে একটা ওয়ারেন্ট ব্যবহার করে বলছে, আমি যা করি সবাই জানে, কিন্তু কেউ আমার স্টাইল ফলো করতে চায় না। স্লো স্টেডি স্টাইল, তারপরে যারা সময় सब ওয়ারেন্ট বাফেট 60 বছর পরে যত বলে ওয়ারেন্ট বাফেট পয়সা ছিল না ওর কাছে, ও তো যেটির দোকান গ্রসারি দোকানে কাজ করে। ওয়ারেন্ট বাফেটের যারা পয়সা কোথায় ছিল? পয়সা বানিয়েছে। ধরুন আপনার কাছে 5 লাখ টাকা আছে, আপনি একটা স্টকে, যখন স্টকটা হয়তো 50 টাকাও দাম নয়, আপনি তখন 100টা কিনে রেখেছেন বা 1 লাখ টাকা শেয়ারে ইনভেস্ট করে রেখেছেন। সেই শেয়ারটাই ধরুন 5 বছর পর আকাশ ছোঁয়া দাম হয়ে গেছে, হয়ে গেলেন আপনি ওয়ারেন বাফেট। কিন্তু আপনি কি কিনবেন? সেটাই। আমাদের ইন্ডিয়ান এক্সাম্পল বিজয় কেন্দ্রে আছে। আপনি কি কিনবেন? এটাই সব থেকে বড় কোয়েশ্চেন। ঝুনঝুনওয়ালা যখন ওর বাবাকে, ঝুনঝুনওয়ালার বাবা তো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ছিল, তো ঝুনঝুনওয়ালার বাবা যখন ওকে 75,000 টাকা মতো দিয়েছিল, 75,000 ওই সময়, 1975 সালে না কত সালে, তো মোস্ট প্রবাবলি বাজার এর শেয়ার কিনেছিল টাইটান। টাইটান আর তার আগে আরেকটা কি শেয়ার কিনেছিল, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি। তো এটা কেনার পর ধীরে 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 ওর একটা প্রথমে লস করে কিছুটা, তারপর ধীরে 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 প্রফিট হয়। তো ওর বাবা প্রথমে ওকে বিশ্বাস করে এমনি দিয়েছিল, এমনি একটু ফিচেল টাইপের ছিল, হ্যাঁ, মানে একটু মানে হয় না আদরের ছেলে, ঠিক আছে, একটু আদরের ছেলেই ছিল। দাদা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল বলে ও জবরদস্তি ওকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট করিয়েছিল ওর বাবা। তো তারপরে ও চার্টার্ডের কাজ না করে সারাদিন ব্রোকিং ফার্মে ঘুরে বেড়ায়। এইসব আমাদের নামটা বল না যে, তো জেলে গেল ছেলে, হর্ষদ মেহতা, এদের সাথে ওর ওঠা বসা ছিল। হর্ষদ মেহতা সিনিয়র ঝুনঝুনওয়ালা থেকে, তো ওদের সাথেই ঘোরাফেরা করে, কারণ ওর ভালো লাগতো ওই কনসেপ্ট। বম্বেতে এমনি একটা খুব এনভায়রনমেন্ট আছে, এনভায়রনমেন্ট ছিল, এখনো আছে বম্বের এনভায়রনমেন্ট, এখনো মার্কেটের জন্য একদম মারাত্মক। সবসময় একটা মার্কেট চর্চা, বিজনেস চর্চা, অলওয়েজ। তো ওইসব নিয়েই থাকতো। তো প্রথম ঝটকায় প্রচুর টাকা নষ্ট করেছে, এরকম নাকি টাকা নষ্ট করেনি, কিন্তু তারপর একদিন ধীরে 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 জায়গা বানিয়ে ফেলছে। সময় লেগেছে, ধৈর্য ধরেছে। মানে রাকেশ মুনির একটা ইন্টারভিউতে বলেছিল, বললো আমি এখন অব্দি 100-150টার উপর স্টক কিনি, কিন্তু লোকে আমাকে ওই 8টা-10টা স্টকের জন্য, মানে এই 8টা-10টা স্টকের জন্য আমি মনে রাখি না, ও খুব ভালো ট্রেডারও ছিল, ও শুধু ইনভেস্টর করতে তা না, ও ভালো ট্রেডিং, রিয়ালিটি ওটা। কেউ ভালো ট্রেডার আর ভালো ইনভেস্টার রিয়ালিটি। ভালো ট্রেডারও দারুণ ছিল। আচ্ছা, এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কেস, হাউ টু ক্যালকুলেট রিটার্ন। আমি আমার রিটার্ন ক্যালকুলেট কিভাবে করব? এখানে কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে বোঝেন। Now everything in market boils down to one thing, generating a reasonable rate of return. अगर आपको रिटर्न, अच्छा देखो, हम लोग अपना हार्ड अर्न मनी, हर कोई झुंझुनवाला तो नहीं हो सकता, हर कोई वॉरेन बफेट भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हर किसी को अपना हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाना, बैंक से ज्यादा चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना है, टारगेट तो वही है ना सर, है ना? इन्फ्लेशन बीट करना है, अपना कोई शौक का चीज है तो उसको खरीदने का भी इच्छा है, ठीक है, कि 10 साल बाद मेरे को एक बड़ा सा मकान चाहिए, 10 साल बाद मेरे को एक मर्सिडीज कार चाहिए, 10 साल बाद मेरे बेटी के पढ़ाई के लिए मेरे को इतना चाहिए, 10 साल बाद मैं अपना एक टूर प्लान करना चाहता हूँ, पूरा भारत देखना चाहता हूँ, पूरा दुनिया घूमने देखना चाहता हूँ। सबका अपना अपना फाइनेंशियल गोल हो सकता है, तो उस गोल के हिसाब से रिटर्न एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर रिटर्न ना मिला तो पूरा खेल ही बेकार हो जाए। तो फिर इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है? अपना जितना पैसा है जाओ, ये बैंक में रखिए, चुपचाप सो जाइए। इतना दिमाग ना तो मेरा मेरा दिमाग खाना है, ना तो खुद का दिमाग को खराब करना है। जितना भी पैसा है माँ बाप से मिल रहा है, खुद कमा के कर रहे हैं, बैंक में रखिए और सो जाइए, ठीक है, ना हेडेक लेना है, ना कुछ शौक पूरा करना है। Now everything in market boils down in one thing, generating a reasonable rate of return. All past stock market scenes are forgiven if you trade generates a good return. मानो कि आप स्टार्टिंग में काफी लॉस खा रहे हो, तो आपका पाप बढ़ रहा है, ठीक है, ये सारा खेल ठीक हो जाएगा अगर एक अच्छा रिटर्न आप करो। एक रिटर्न रिटर्न सर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनुअल यील्ड, ठीक है, कि आप एनुअली कितना यील्ड कर रहे हो। There are different kinds of return that you need to be aware of. The following will give you a sense of what. जैसे कि एक होता है absolute return.
कई बार लोग थोड़ा गलत पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये दोनों चीज में फर्क क्या है? व्हाट इज एब्सोल्यूट रिटर्न एंड व्हाट इज CAGR? इस दोनों चीजों में फर्क है। चलो मैं आपको एक एक करके समझाऊं। एब्सोल्यूट रिटर्न इज वेरी सिंपल। किसी को भी पूछो तो ज्यादातर यही एब्सोल्यूट रिटर्न का ही बात करते हैं। राह चलते किसी को भी आप पूछिए कि भाई तुम कितना रिटर्न कमा रहे हो, तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल आप किसी शेयर को, जैसे इन्फोसिस को 3030 में परचेस किए थे और मानिए आज 3550 चल रहा है, 3550। सो हाउ मच परसेंटेज रिटर्न यू अर्न? तो आप सिंपल बोलोगे कि भाई अलग अलग कैलकुलेशन टेक्निक है। 550 का प्रॉफिट है तो 550 डिवाइडेड बाई 3030 इंटू 100। या फिर आप ऐसे करो, एंडिंग पीरियड वैल्यू मैंने 3550 डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग पीरियड वैल्यू, दैट इज 3000 -1 3550 डिवाइडेड बाई 3030 -1, ठीक है, इंटू 100। दिस इज ऑल्सो टेक्निक। या फिर आप प्रॉफिट को अलग कर दो और प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करो, एक ही बात। तो आपका क्या जवाब आ रहा है सर? 17.16%। 3030 का एक शेयर में लगा कि मुझे 3550 मिला है, तो मैं बोलूंगा कि मैं 17.16% रिटर्न लूँ। तो अगर कोई 17% कमा रहे हैं तो खराब तो नहीं कमा रहे, स्टैंडर्ड रिटर्न कमा रहे हैं और काफी बेहतर, इवन डबल बैंक से डबल कमा रहे हो। और क्या चाहिए? आप हो सके तो बैंक को ही लोन दे दो, हो सके तो आप बैंक को ही लोन दे दोगे। बट यहाँ पर एक गड़बड़ होता है, ज्यादातर साइंटिफिक मेथड माना जाता है CAGR। CAGR ऑथेंटिक, एब्सोल्यूट में गलती हो जाता है, CAGR में गलती नहीं। फिर क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट रिटर्न कैन बी मिसलीडिंग इफ यू वांट टू कंपेयर टू इन्वेस्ट। CAGR हेल्प्स यू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट मी आंसर। सपोज आपने 3030 टका में इन्फोसिस परचेस किया, आप उस स्टॉक को 2 साल होल्ड करोगे, फिर आपको 3550 का दाम मिला। एंड व्हाट रेट डिड माय इन्वेस्टमेंट ग्रो ओवर द लास्ट 2 years? एब्सोल्यूट बताएगा 17%, बट CAGR बताएगा ऑब्वियसली ऑथेंटिक बताएगा। CAGR फैक्टर्स इन टाइम कंपोनेंट व्हिच वी हैड इग्नोर्ड। जैसे कि इसके टाइम कंपोनेंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। सिंपल है, CAGR का फॉर्मूला होता है एंडिंग वैल्यू, माने आपको एंड में जो पैसा मिल रहा है, एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू फुल टू द पावर 1/n -1, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर। 1/n माने नंबर ऑफ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। आपका 3550 का एंडिंग वैल्यू है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो 3030 था। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो 1/2 के लिए। 2 साल था ना बोले तो 1/2 के लिए 1/2 को, अच्छा इसको सॉल्व भी बहुत सिंपल कर सकते हो आप किसी भी कैलकुलेटर में। 1/2 का कैलकुलेट, नॉर्मल कैलकुलेटर में 1/2 का वैल्यू होता है रूट ओवर। तो 3550 डिवाइडेड बाई 3030 करके ना आप रूट दबा दो, रूट दबा के -1 करो, फिर इंटू 100 करो। और साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप तो पावर का कैलकुलेशन कर ही सकते हो। फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला नहीं तो फॉर्मूला टप हो जाएगा इसे। 8.2%। नाउ देयर इज इंटरेस्टिंग कैच। कुछ मिनट पहले आपको एब्सोल्यूट रिटर्न समझाया जा रहा था, तब आप बता रहे थे मैं 17% कमा रहा हूँ। आप अपने मन में बड़ा खुश हो कि मैं तो 17% कमाया, लेकिन आप कहीं ना कहीं झूठ के सहारे हो। आप अपने मन को समझा के रखे हो, बट आप गलत समझा के रखे हो। जब आपको अपने वाइफ या आपके घर के कोई जो जिसके साथ हमारा फाइनेंशियल डिसीजन आप डिस्कस करते हो, ठीक है, तो आप उनको बता रहे देखो 17% रिटर्न मिला है, लेकिन एक्चुअल में आपको 8% रिटर्न मिला। भाई इतना मेहनत करके 8% एनुअली आपने 8% कमाया, तो इतना मेहनत करके शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगा? बैंक में लगा देते हैं, पोस्ट ऑफिस में लगा देते, 7.5%, 8% वो भी दे देता है। तो फिर इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है? इसका मतलब और कुछ नहीं है, ये आपको एक चेतावनी दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को अभी भी ठीक ठाक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अभी अपने आप को और मेहनत कराना है, मार्केट को और अच्छे से जानना है, तो जाके आप अपना ये प्रॉब्लम। इसका मतलब सिंपल है कि आप पोजीशन ठीक ठाक नहीं चूज कर पा रहे, राइट एंट्री नहीं हो रहा है, राइट एंट्री भी नहीं हो रहा है, राइट एग्जिट भी नहीं हो रहा है। मतलब लोग गलत
मेजरमेंट के साथ है, नहीं मैं तो 18% कमाया, नहीं आप गलत हो, आप 2 साल में 18% कमाए। CAGR आपको वो पिक्चर दिखाता है, सच्चाई दिखाता है, सच्चा नंगा होता है और वो आपको सच्चाई दिखाता है कि नहीं भाई 2 साल में तुमने एक्चुअली 18% नहीं तुम 8%, क्योंकि सिमिलर पैसा बैंक में रखते तो भी इतना ही होता। इसीलिए जब आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा हो तो CAGR का सहारा लीजिए, जब आपका इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर हो तो आप एब्सोल्यूट का सहारा लीजिए। एब्सोल्यूट रिटर्न इज नॉट बैड अगर वो विद इन 1 ईयर हो, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा का समय है इन्वेस्टमेंट में तो डोंट गो विद एब्सोल्यूट रिटर्न, ऑलवेज CAGR कैलकुलेट करें। 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो तो CAGR कैलकुलेट करें, तो वो आपको एक्चुअली सही पिक्चर दिखाता है। ठीक है, यूज पूछा क्या चीज, यूज আছে না নেই? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, নিজেকে মিথ্যে 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 নিজেকে ক্রেডিট দিবি যে আমি অনেক করেছি অনেক পেয়েছি। म्यूचुअल फंड में सीडीआर वाला है तो चुप से जे हां सीडीआर दे दी तो पर मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सर CAGR और एब्सोल्यूट तो समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट था और सिंपल चीज है। सो व्हाट डू यू फिट इन? अब आप एज ए ट्रेडर देखो सर, हम लोग ट्रेडर बनने वाले हैं, आप खुद को कहाँ देखते हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद को कहाँ देखते हो आप मार्केट में और किस तरह से अपने आप को बनाते हो? मैं अभी तो मैं सिखाऊंगा पूरा चीज बताऊंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप विराट कोहली की तरह खेलोगे कि सूर्य कुमार यादव की तरह खेलोगे कि रोहित शर्मा बनोगे, ठीक है, या ईशान किशन बनोगे कि चेतेश्वर पुजारा बनोगे, ये डिपेंड करता है आपको। भाई एट द एंड ऑफ द डे रन बनाने से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब, आप कुछ भी बनो आपका बनो। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन आप देखो कि आपके लिए क्या सुइटेबल हो सकता है। सो ईच मार्केट पार्टिसिपेंट इज यूनिक स्टाइल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। और एक चीज और है क्या है सर, सपोज आज आप 20-22 साल में हो, आज आप अपने आप को एक तरह से सोच रहे हो सकता है 5 साल बाद आप कुछ और निकल गए, मैंने एक्चुअली खुद को जानो, एक होता है ना अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जैसे एक चीज मैं बता रहा हूँ, कल मैं यूट्यूब में एक वायरल आया था, ऐसे मैं क्रिकेट बहुत बचपन से देखता हूँ और फॉलो भी करता हूँ, तो विराट कोहली या रोहित शर्मा ये लोग जब अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलते थे ना तब भी मैं इनको जानता, क्योंकि मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ। इनको तो लोग बाद में जानते, बट मैं इनको इनके बचपन से ही मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अंडर-19 भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं वो देखा था, तो अचानक से वो वाला चीज मुझे कहीं देखा, तो मैं मैम को दिखा रहा था, तो उसमें विराट कोहली अपना एक इंटरव्यू नहीं वो बोलता है ना, हाय माय नेम इज विराट कोहली, आई एम राइट हैंडेड बैट्समैन। ठीक है, तो फिर वो उसमें एक और चीज बताते हैं, आई एम राइट हैंडेड बैट्समैन एंड राइट आर्म क्विक बॉलर। तो विराट कोहली बोल रहे कि वो राइट आर्म क्विक बॉलर है। आज उसको जाके पूछो वो खुद ही अपने मतलब शर्मा के मुंह ढकेगा, क्योंकि वो क्विक बॉलर तो छोड़ो, वो एक्चुअली बॉलर ही नहीं, उसको बॉल करना आता है, दैट्स इट। और क्विक बॉलर तो बहुत दूर की चीज है, स्पिनर की तरह ही स्पीड है उसका। सौरव गांगुली का अपने आप को फास्ट बॉलर मानता है, इसको लगता था कि वो ब्रेंडी जैसा बॉल करेगा। एक बार पीठ में ऐसा चोट लगा, सचिन को बोला 4 विकेट मिल गया था किसी मैच में, फिर नेक्स्ट दिन बहुत ट्रेनिंग कर रहा है, तो सचिन को बोला कि मैं भी फास्ट बॉलिंग के लिए रेडी हो गया। फिर पीठ में मतलब एक्चुअली बैक में बहुत दम चाहिए फास्ट बॉलर में, ऐसा ट्रेनिंग करने गया कि पीठ में दर्द हो गया कि 2 मैच के लिए बैठ गया। उसके बाद सौरभ आके सचिन को बोले थे, सचिन कैप्टन थे, बोले कभी ट्राई नहीं करूंगा, कभी मौका मिले तो मीडिया में भी ठीक है। सो पॉइंट में क्या कहना चाह रहा, मैं कहना ये चाह रहा था कि आप आज खुद को जो सोच रहे हो सकता है कि वो आपका सच्चाई नहीं है। 2 साल बाद में भी आप अपने आप को अलग नजर से डिस्कवर करो, हो सकता है कि आप अपने आप को इन्वेस्टर सोचते हो लेकिन आप एक अच्छा ट्रेडर निकल गए, जैसे नॉर्मल वो सोचते हैं कि वो अच्छा इन्वेस्टर है, ठीक है, इन 2 साल बाद नॉर्मल अपने आप को डिस्कवर किया, वो बेहतर ट्रेडर निकल गया। तो परसेप्शन ना निकालो अपने बारे में, समय जिधर लेके जाएगा उधर चलो, ज्यादा अपने बारे में नहीं, ये मेरे से नहीं होता है, ये मैं नहीं कर सकता। तुम कौन होते हो परसेप्शन बनाने वाले? तुम अपने नॉलेज पे ध्यान दो, वक्त तुम्हें जिधर लेके जाएगा तुम उधर चलो ना, तुम देखो ना क्या सीख पा रहे हो तुम।
क्या कर पा रहे हो तुम क्यों परसेप्शन खुद बना रहे हो? डोंट डू दैट। बात समझ पा रहे हो ना सर? ज्यादा सोचो मत, ठीक है, क्योंकि डिस्कवर आप खुद भी कर सकते हो। देखो सर, ये एक्चुअली ये पॉइंट मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से देखो। तो पार्टिसिपेशन स्टाइल, आप मार्केट में कैसे अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना, risk you are willing to take in the market regardless of what you do, you can be categorized as a trader or investors। आप कुछ भी करो, आप या तो इन्वेस्टर कहलाओगे या तो ट्रेडर कहलाओगे। ट्रेडर इज a person who spot an opportunity and initiate the trade with an expectations of profitability existing the trade at the earliest given opportunity। ट्रेडर का और इन्वेस्टर का जो बेसिक डिफरेंस है कि ट्रेडर जल्दी मार्केट से निकलना चाहता है और इन्वेस्टर्स होल्ड करके कुछ दिन बाद निकलना चाहते, देरी करके निकलना चाहते। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ट्रेडर छोटा छोटा प्रॉफिट करके खाना पसंद करता है। ट्रेडर इज लाइक अ मुर्गी। मुर्गी जानते हैं? हेन हेन, ठीक है। मुर्गी क्या करता है, एक साथ बहुत खाना नहीं खाता, मतलब वैसे नहीं कि एक साथ बहुत सारा क्वांटिटी खा ली, छोटा छोटा दाना चुगता रहता है, और बहुत फुर्तीला होता है। ट्रेडर पे तो बहुत फुर्तीला होना पड़ेगा। इन्वेस्टर अगर थोड़ा लेट बैक होगा ना, चलेगा, अच्छा चलो यार रहने दो, ये लेट बैक एटीट्यूड इन्वेस्टर का ठीक है। बट ट्रेडर माने इन्वेस्टर इज लाइक रोहित शर्मा, बट ट्रेडर इज लाइक विराट कोहली। अब देखना, विराट कोहली कभी भी रुकता नहीं, हमेशा वो बिजी रहता है क्रिच के अंदर, ऑलवेज बिजी। 4 नाम मिल रहे हैं ना, शॉर्ट रन में खेलेगा। बेसिकली वो ट्रेडर है, कभी बॉल मिला तो खेल देगा, मतलब उसके अंदर दोनों है, बट वो चुपचाप नहीं रहता है। लेकिन रोहित शर्मा अलग चीज है। रोहित शर्मा का अलग ही एटीट्यूड। कौन? रोहित शर्मा, वही वो इन्वेस्टर है। आगे मैच देखो, आपको उनका सिंगल रन में क्यों ऑस्कर है? वो सिंगल पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उसके पसंद ही नहीं करते उसको विराट कोहली के साथ, जैसे कि रोहित शर्मा जब भी खेलता है ना, बहुत दिक्कत होता है उनको कि रोहित शर्मा को दौड़ के रन देने से वो उसका बेकार हो जाएगा। वो अगर 10 रन भाग के लेगा ना, फिर वो उसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खड़ा रहेगा ना, वो खत्म कर देगा अपोनेंट। तो देखो सर, अब नॉर्मली हम लोग बोलेंगे कि विराट कोहली बेटर प्लेयर, लेकिन रोहित शर्मा मैच विनर। वो जिस दिन खेलेगा इंडिया हारेगा ही। विराट कोहली भी मैच जिताता है बहुत ज्यादा, वो अलग बात है। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज खराब नहीं है। तुम अगर लेट बैक एटीट्यूड के हो रोहित शर्मा, ये भी तो कोई खराब चीज नहीं है। चलो ठीक है यार, इसमें नहीं करेंगे, बाद में जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब करेंगे। लेकिन आप विराट कोहली बनना चाहते हो, आप देखो कि आपका एटीट्यूड क्या है। हो सकता है कि ना तो आपके अंदर विराट कोहली वाला एटीट्यूड है, हो सकता है ना तो आपके अंदर रोहित शर्मा वाला एटीट्यूड। कोई बात नहीं, जडेजा वाला एटीट्यूड भी हो सकता है। आप देखो आपके अंदर क्या है। सो वही चीज बताने का कोशिश हो रहा है। ट्रेडर यूजुअली हैज अ शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ मार्केट। ट्रेडर इज अलर्ट एंड ऑन देयर टोज ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। मैं बोला ना, मुर्गी की तरह होना पड़ता है। आपको पता है मुर्गी कितना अलर्ट रहता है? मुर्गी एक ऐसा बर्ड है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, उसको ज्यादा देर तक वो उड़ नहीं सकता, थोड़ा सा यहाँ से वहां उड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए भगवान ने उसको एक एटीट्यूड दिया है, बहुत फुर्ती दिया है। आप कभी मुर्गी पकड़ के देखो, पकड़ पाते हो कि नहीं? मामूलन जाने मामूलन ग्रामीण से दत्ते पेरे जिसको करो और तो सहज पारबি तो কি বানিয়ে দেবে দেশি মুরগিটা পিছনেই তাড়া করবে আবার। देसी मुर्गी तुमको छोड़ेगा ही नहीं। सारादिन छुटे बेড়াবে। बाप रे बाप, कभी इधर कभी उधर, तुमको माथा खराब कर देगा। उसको पकड़ना इम्पॉसिबल टास्क है। देसी पाया जनरल बोले देसी लाल चिड़ाई की तरह क्रॉस क्रॉस तरह आसो देसी ये आर्टिफिशियल पाई दूसरा टाइप है। देसी है रियलिटी মানে এখানে तो ये जो चीज बोल रहे हैं ना, ट्रेडर को बहुत फुर्तीला होना पड़ता है। मैं इसीलिए मुर्गी वाला वर्ड यूज किया। एक्चुअली ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक फेमस म्यूचुअल फंड ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उन्होंने ये बात यूज किया है कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप मुर्गी जैसा छोटा छोटा खाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन एक टाइम देखोगे कि बहुत खा, ठीक है। तो ये एटीट्यूड आगे बात मिलेगा शायद, मैं बता दूंगा। तो ट्रेडर इन अनबायस्ड टुवर्ड्स गोइंग लॉन्ग। ट्रेडर का एटीट्यूड है कि भाई कितना भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं तो नहीं जाऊँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ विराट कोहली की तरह,
फुल टॉस भी मिलेगा तो भी शायद वो अगर रन बनाने के मूड में नहीं है, मतलब छक्का मारने के मूड में नहीं है, फिर भी वो शॉर्ट रन ही ले। एटीट्यूड समझ रहे हो, तुम्हारे सामने मौका है पर फिर भी तुम नहीं जाओ, एटीट्यूड पहले ही बदल दो आप। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेडर का भी कुछ टाइप्स है, जैसे डे ट्रेडर। डे ट्रेडर क्या करता है बोले तो, डे ट्रेडर बेसिकली हर दिन का पोजीशन लेता है। सुबह 10 बजे का पोजीशन, 9:15 बजे का पोजीशन लिया, 3:20 को पोजीशन क्लोज करना है। अच्छा, इसके बीच में वो और भी 20-25 पोजीशन ले सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा में मार्केट में जितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसका यूज करेगा, मार्केट से कमाएगा। जैसे मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये निफ्टी ओपन है, चलो जैसे कल कोल इंडिया में एक पोजीशन बना, एक्चुअली भाई को मैं बोला था तो वो लिया था ट्रेड। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कोल इंडिया में ये मार्केट गिरा था कुछ दिनों से, और फिर यहाँ पर एक ट्रेडिंग का एक मौका बना, ठीक है। तो इस पोजीशन पे अगर किसी ने भी ट्रेड लिया है ना, तो ऑलमोस्ट 305-6 ऐसे कुछ में पोजीशंस लिया था और 312-13 में बेचा, तो 7 टका का डिफरेंस हो, ठीक है। नाउ अगर आपने 100 शेयर पे ट्रेड लिया था तो 700 समथिंग आपने कमाया, ठीक है। अब अगर आपने ऑप्शंस किया था तो उससे बेहतर और भी कमा सकते हैं। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है कि एक डे ट्रेडर आवरली बेसिस में, मिनट बेसिस में, सुबह 9:15 से लेकर 3:20 के बीच में अपना पोजीशन क्लोज करते हैं। और डे ट्रेडर यूजुअली 5 to 6 स्टॉक्स पर डे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैंने आप एक साथ देखो मार्केट में 5,000-6,000 स्टॉक है, अब एक साथ 5,000 स्टॉक को थोड़ी ना ट्रैक कर सकते। आप अपने पसंदीदा 5 स्टॉक चूज करो, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा होता है। निफ्टी 50 से ही उठा लो, या नेक्स्ट 50 से उठा लो, ठीक है, या तो बैंक निफ्टी से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, जहां पर ट्रेड होता है, वॉल्यूम होता है, उसमें से 5-6 स्टॉक चूज करवाओ। देखो सर, ये टेक्निकल पे एंटर करने का प्री सेशन है, फिर जब टेक्निकल पे एंटर कर जाएंगे तब ये सब बात और नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो ये सब क्या है ना, ये बेसिक्स है, बैट कैसे पकड़ना चाहिए। फिर एक बार छक्का लगाना चालू हो जाएंगे तो थोड़ी ना सिखाएंगे कि बैट कैसे पकड़ना है। ये चीज आप लोगों को दिमाग में अभी भर देना कि अगर ट्रेडर बनना है, डे ट्रेडर बनना है, तो 5 से 6 स्टॉक, ज्यादा नहीं, 10, 15, 20 को लेके माथा नहीं खराब करना। ट्राई टू यूज 5 to 6 स्टॉक्स आपका पसंद का, जिसमें वॉल्यूम आपको ज्यादा मिले, ऐसा कोई स्टॉक, लिक्विडिटी जहां, ऐसा स्टॉक आप चूज करो, उसी में ट्रेड के लिए सोचो। 1 हफ्ता ट्राई करो, 2 हफ्ता ट्राई करो, 1 महीना ट्राई करो, अगर 5-6 स्टॉक में आपका मन भर गया, मौका नहीं बन रहा है, शिफ्ट हो जाओ। हो सकता है कि आपने जो 5-6 स्टॉक ट्राई कर रहा था उसमें आपको मौका नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। 1 महीना आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, अब दूसरा 5-6 स्टॉक चूज करो। और हमेशा मार्केट, जैसे अभी फेस्टिव टाइम है ना, तो फेस्टिव स्टॉक को चूज करो। अभी जितना भी फेस्टिव स्टॉक है उसको ढूंढो, फेस्टिव स्टॉक के ऊपर कोशिश करो कि जो इस टाइम पे, हर हर स्टॉक का देखना एक मंथली एक पैटर्न होता है कि इस मंथ में ये स्टॉक में मूवमेंट हो सकता है। अब ऐसा वाला चूज करो। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ दिन बाद क्रिसमस आएगा, ठीक है, हर स्टॉक का एक पैटर्न देखने को मिलेगा। फेस्टिव सीजन, आईटी स्टॉक का एक अपना टाइम होता है, हर साल दिसंबर जनवरी में गिरता है, क्योंकि वो छुट्टी रहता है ना यूएस में, यूएस में छुट्टी रहता है, तो वो उस टाइम से गिरेगा क्योंकि मार्केट तो बंद है उधर, आईटी स्टॉक गिरेगा। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च से फिर से ओपन होगा, फिर से एक न्यू मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप वो टाइम के हिसाब से अपना माइंड सेटअप बने, फिर जाके देखेंगे कि आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो आपको मिल रहा है, कुछ दे रहे हो आप। ऐसा नहीं कि अंथापड़ी, अंथापड़ी समझते हो ना, बिना समझ के, बिना कुछ पढ़े, बिना करा ट्रेडिंग किए पर लॉस हो। अरे भाई, तुमने साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग ही नहीं बनाया, तुमने ये सब छोटा छोटा लाइन को कभी अहमियत ही नहीं। ये लाइन है छोटा बट बहुत काम का चीज। और देखो सर, और क्या चीज है ना, माइंड को हमेशा स्टेबल रखना। 5-6 स्टॉक चूज किया, शायद तुमने पहला दिन कोई मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, वेट तो करो। धीरज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, धैर्य। वेट करो, देखो आज नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 1 हफ्ता बाद मिलेगा। पेशेंस तो रखो, ट्रेडिंग में भी पेशेंस चाहिए। लोगों को लगता है सिर्फ इन्वेस्ट करने में पेशेंस चाहिए, नहीं, ट्रेडर को भी पेशेंस चाहिए। जब मौका नहीं दे तब भी अपने आप को कैसे पकड़ के रखना है, उसके लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है ना सर? अच्छा, स्कैल्पर भी आप बन सकते हो। हाँ, स्कैल्पर बनने के लिए थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, बट स्कैल्पर का रिस्क कम होता है। ये ना छोटा मोटा फ्लक्चुएशन पे ट्रेड करता है, 5 पैसा 10 पैसे का डिफरेंस पे ट्रेड करता है।
लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ती है। जिनके पास ज्यादा है वो करता है। म्यूचुअल फंड कंपनी इधर जियो फाइनेंस, আমি তো জিও ফিনান্স বারবার বলছি, জিও ফিনান্স দেখুন, জিও ফিনান্স এখনো দেখুন, জিও ফিনান্স যা মার্কেট নেবে না, ওর মার্কেট নিতে লোকের অবস্থা খারাপ হবে, বিশাল মার্কেট নেবে। বাজাজ ফাইন্যান্সের সব থেকে বড় কম্পিটিটর হয়ে যাবে। জিও ফিনান্স মার্কেট, তার মানে বাজাজের মার্কেট খারাপ হবে না, কিন্তু তবু জিও বাজাজকে একটা বিশাল বড় টক্কর দেবে। জিও যখনই যদি মার্কেট পড়ে, যদি জিও পড়ে কিনে নেবেন, হোল্ড করবেন লং টার্ম। স্কাল্পার কি করে, একসাথে অনেক শেয়ার দেয়, 10,000 शेयर्स एट ए टाइम। सपोज टीसीएस 2212 में चल रहा है 2212 टका में 9:15 बजे, और 2212 टका 10 पैसा 9:16 में बेच दो, 10 पैसे का डिफरेंस से बेच दो। 10,000 इंटू 10 पैसा कितना होगा, 1000 टन, 1000 का प्रॉफिट होगा ना। 10,000 शेयर्स इंटू 10 पैसा, 1,000 का प्रॉफिट 1 मिनट। लेकिन इसमें ये अमाउंट आपको बहुत चाहिए, बहुत अमाउंट चाहिए। ये स्कल्पिंग बोलते हैं इसको, जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो करता है। म्यूचुअल फंड कंपनी आर्बिट्रेज में इस तरह का फंड, आर्बिट्रेज फंड बोल के एक फंड होता है, म्यूचुअल फंड के पास पैसा होता है ना, वो लोग भी करता है। अच्छा, स्विंग ट्रेडर, दिस इज वेरी पॉपुलर एंड सेफ एरिया, मैं सबसे पसंद करता हूँ ये चीज। कुछ नहीं तो स्विंग ट्रेडर, 5 दिन 10 दिन मैक्सिमम 1 मंथ का पोजीशन लो। सपोज आज 100 रुपीज में परचेस कर रहे हो, 12 मैंने ये कौन सा डेट था, 12 जून को खरीद रहे हो, 19 जून को बेच दो, 7 दिन के अंदर। ये ट्रेडिंग अच्छा है। लेकिन देखो सर, ये तीनों ट्रेडर का कॉन्सेप्ट, आप डे ट्रेडर बनो, आप स्कैल्पर बनो, आप स्विंग ट्रेडर बनो। नाउ इट्स फुल्ली अप टू यू कि आप क्या करो। आज आपके पास कैपिटल कम है, कल ज्यादा हो सकता है ना। तो अगर आप एज ए स्कल्पिंग आप अच्छा कर रहे हो, तो फिर आप क्यों ना बने स्कल्पर, क्या प्रॉब्लम है। आज नहीं है कल हो जाएगा, कल किसने देखा। अपने आप को कमजोर नहीं समझना, जिंदगी सबको मौका देता है, सबका बारी आता है, कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर का नाम दिया, हो सके तो इनका किताब पढ़ो, ठीक है। जॉर्ज सोरोस, ईडी सेकोटा, पॉल ट्यूडर, माइकल स्टेनहर्ड, वैन के थॉर्प, स्टैनली ड्रगमिलर, ठीक है, एंडी राकेश झुनझुनवाला। कुछ नहीं तो कम से कम हमारे देसी झुनझुनवाला को ही पढ़ लो, ठीक है। An investor is a person who buys the stock expecting a significant appreciation in the stock. Investors कौन होते हैं, जो स्टॉक में appreciation ढूंढता है। ये थोड़ा सा ना, ट्रेडिंग इजी है, इन्वेस्टमेंट टफ है। लोगों को नॉर्मल में लगता है इन्वेस्टमेंट इजी है, ट्रेडिंग टफ, बट इन्वेस्टमेंट टफ एक्चुअली, ट्रेडिंग इज, ट्रेडिंग इज ऑलवेज, ट्रेडिंग एक बार टेक्निकल सीख जाएंगे ना, फिर ट्रेडिंग में कुछ नहीं, उसी को घुमा फिरा के वही बात और कुछ नहीं। लेकिन एग्जैक्टली, बट इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिवली टफ है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन अगर हाँ, अगर जिंदगी में जो भी पैसा कमाया है, हमने वैल्यू बनाया, वेल्थ कमाया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना वेल्थ, वेल्थ क्रिएशन टेक्निक इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें आप डे टू डे प्रॉफिट कर सकते ट्रेडिंग में, बट वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट में ही संभव। ट्रेडिंग करके आप कभी भी वो वाला वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते जो इन्वेस्टमेंट करके कर सकते। सपोज आपके पास 10 लाख 20 लाख है और आप चाहते हो उनमें से कम 5 लाख किसी स्टॉक में लगा के छोड़ना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको जैसे 5 लाख छोड़ने के लिए दम होना चाहिए, है ना, कि अपना प्यारा 5 लाख है, ठीक है, प्यार का 5 लाख छोड़ के रखना है। डर भी होता है लोगों को, ठीक है, लेकिन जब समझ जाओगे तो खेल बनेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग और एक वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर कोई 1990s के समय का देखा है, उस टाइम पे तो आप लोग बच्चे थे, ठीक है, मे भी ऑनलाइन तो थोड़ा बहुत 90s के समय को अगर पता है तो बोल सकता है। जैसे कुछ नाम दिया, जैसे इन्फोसिस, जिलेट इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब 90s के समय में उठा है।
तो उस टाइम पे जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का हाथ पकड़ा, इन्फोसिस का हाथ पकड़ा, जिलेट इंडिया का हाथ पकड़ा, आज वो तो ये फिर है इससे आज कहाँ है? तो जैसे आज जो कंपनी बन रहा है, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करोगे, ये कंपनी 10 साल बाद किधर जाएगा, सिखाएंगे ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस में। डाउन द लाइन 10 इयर्स में कंपनी कहाँ जा सकता है, इसको भी सीखने का एक तरीका है। और थीम आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसका भी एक टेक्निक है, मैं इधर तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हम लोग आगे टेक्निकल पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन देयर इज आल्सो टेक्निक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कि आप डाउन द लाइन 10 साल बाद कंपनी किधर जा सकता है, इसको भी एनालिसिस करने का टेक्निक है। बंधन बैंक, हाँ बंधन बैंक का मार्केट अच्छा जाएगा। बंधन बैंक का एक प्रॉब्लम क्या है, बंधन बैंक का पॉजिटिव चीज ये है कि बंधन बैंक छोटा छोटा मार्केट को कैटर कर, लेकिन बंधन बैंक ना एक प्रॉब्लम उसका जो है वो ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन पाएगा कि नहीं, इस पे थोड़ा डाउट, क्योंकि बंधन बैंक बेसिकली उन्हीं को टारगेट करता है जिनको लोन नॉर्मली नहीं मिलता है। तो हमें रिस्क कॉर्पोरेट कस्टमर उसका कम है, इसके कारण बंधन बैंक को अगर ग्रोथ करना है, जिस ह्यूज लेवल ऑफ ग्रोथ, बंधन बैंक आपको ऑलवेज एक सिमिलर रिटर्न दे सकता है और रिटर्न ठीक है, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न देने का जो काम है वो बंधन बैंक अभी तक उसका जो बिजनेस पैटर्न है उस पर तो संभव नहीं। अगर पैटर्न इन फ्यूचर में कभी चेंज करता है, हाँ ऑब्वियसली बेटर बैंक स्टाइल लगेगा, ऑब्वियसली बंधन बैंक से बेटर। अगर आप ह्यूज रिटर्न चाहते हो तो बंधन बैंक से ऑब्वियसली बेटर आईडीएफसी, लेकिन अगर आप स्टीडी रिटर्न चाहते हो या उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, बंधन बैंक में देखिए ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं, शेयर एक स्टेबल रहता है। हाँ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভালো ব্যাংক কিন্তু ট্যালেন্টের জন্য মার্কেট ওকে ভ্যালু করে হিন্দিটা अच्छा, रिसेंट ट्रेडिंग के लिए कनाडा बैंक देख सकते हो, रिसेंटली कनाडा बैंक। अच्छा, वैल्यू इन्वेस्टर्स कौन है? ग्रोथ तो कंपनी के ग्रोथ पे पैसा लगाना, जैसे आइचर मोटर भी एक वैसा ही था। वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देना है, देखो the objective here is to identify good companies irrespective of whether they are in growth or mature phase but beaten down significantly due to short term market sentiment। जैसे कि कोरोना कुछ दिन पहले था, तो कभी कभी क्या होता है कि इकोनॉमिक जब डाउन जाता है, इकोनॉमी डाउन जाएगा तो बड़ा बड़ा स्टॉक भी डाउन जाएगा। तो अगर आप वैल्यू माइंड के साथ हो ना, अब देखो कि कौन सा स्टॉक गिर गया है, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करके, और हर 2 साल 3 साल में ना एक बुरा दिन आता है, সাইকেল টার্ন इंटरनेशनल बुरा दिन भी आता है, देश का भी एक बुरा टाइम आता है, और उस बुरा टाइम पे स्टॉक एकदम नीचे आ जाता है। और उस टाइम पे अगर आप पैसा जमा करके रखते हो इमरजेंसी के लिए, उस टाइम पे आप उसके इन्वेस्ट करो, तो इसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सही टाइम पे चौका मारे, जब बाकी लोग उसको छुएगा भी। সেটা না রিসেন্ট ব্যাংক মধ্যে কোভিডের পর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ছিল কারণ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এর ওপর ক্যারি করতো প্রাইভেট সেক্টরের সাথে প্রাইভেট সেক্টর 3 টাইমস 4 টাইমস প্রাইস টু স্টেট ব্যাংক 2 টাইমস कोल इंडिया पार्टी सेक्टर आईटीसी, टाटा मोटर्स सब बहुत भयंकर गिरा था, 100 रुपीज में खरीदा है सब उस टाइम पे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पावर ग्रेड, हाँ बहुत सारा वैल्यू स्टॉक जिसका बिजनेस बहुत टॉप लेवल में है, लेकिन ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनफॉल गिरा। तो इसको ना एक वी शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। आप स्टॉक को फॉलो करना, वी शेप्ड रिकवरी माने एकदम गिरेगा फिर उठेगा, वी शेप्ड रिकवरी फॉलो करिए। एकदम बेसिक आइडिया। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का भी कुछ नाम यहाँ दिया है, जैसे चार्ली मुंगेर, ठीक है, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम, ये बेंजामिन ग्राहम जूनियर वाला, सॉरी वॉरेन बफेट का गुरु टीचर्स, थॉमस वॉरेन बफेट, जॉन सी बोकले, जॉन टेंटलन, ठीक है। तो दे आर सम ऑफ द विजय केडिया नाउअडेज, ठीक है। तो इंडिया में तो ऐसे कुछ फेमस इन्वेस्टर्स के बारे में भी आपको पता लगा। तो आप क्या बनोगे, आप पहले डिसाइड करो। अच्छा, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं करना है, अभी हर चीज में ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करते करते एक दिन आपको पता लग जाएगा कि आप बेसिकली क्या अच्छा ट्रेडर हो कि अच्छे इन्वेस्टर, पता लग जाएगा सर, समय देने से ही पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको
कल के क्लास में इंडेक्स बताऊंगा। इंडेक्स बताऊंगा, इंडेक्स माने मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से सेंसेक्स बनता है, निफ्टी बनता है, और उसमें इंडेक्स के अंदर जो कंपनी का वेटेज होता है ना, वो कैसे असाइन होता है, और वेटेज के ऊपर डिपेंड करके आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव क्या होगा। ठीक है, ये कल के क्लास में। फिर ऐसा करते 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 2-4 क्लास बाद हम लोग डायरेक्टली एकदम टेक्निकल के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है सर, आज इतना ही है, फिर रखता हूँ। पीयूष বুঝেছিস? পূর্বা পূর্বা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। না, কালকে হবে। তারপর অনলাইন করবি, ঠিক আছে। ওকে পীयूष, তাহলে বাই নাকি? ঠিক আছে, কারেন্সি কমোডিটি আমি বলছি, হ্যাঁ ঠিক আছে।